क्या कभी ऐसा ख्याल मन में आया है कि जो बड़े बड़े वित्तीय गुरु होते हैं, जो हमें रोज बाहर की कॉफी ना पीने और हर महीने कुछ 100 रुपए बचाने की सलाह देते हैं? हाँ, वो मशहूर सलाह। बिल्कुल। तो क्या वो सच में उस कॉफी के पैसे बचाकर ही करोड़पति बने हैं, या फिर उन्होंने वो सलाह बस एक किताब में लिख दी और उस किताब की लाखों प्रतियां बेचकर अपनी असली दौलत कमाई है? ये बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी ही आंखें खोल देने वाली चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा मिशन एमजे डिमार्को की किताबों द मिलियनेयर फास्टलेन और अनस्क्रिप्टेड में छिपे उन कड़वे सच को सामने लाना है, जो दशकों पुरानी पारंपरिक वित्तीय सलाह को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है, क्योंकि देखिए बचपन से ही हमारे दिमाग में ना एक स्क्रिप्ट डाल दी जाती है। हाँ, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ। बिल्कुल, स्कूल जाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, अपनी आय का 10% बचाओ, उसे इंडेक्स फंड में डालो और फिर 65 साल की उम्र में रिटायर होकर अपनी संपत्ति का मजा लो। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि जब शरीर में दुनिया घूमने की या उस पैसे का असली आनंद लेने की ऊर्जा ही नहीं बचेगी, तो उस तथाकथित सुरक्षित बुढ़ापे की दौलत का क्या मूल रह जाएगा? एकदम सही कहा आपने। और डिमार्को की किताबें इसी गेट रिच स्लो यानी धीरे धीरे अमीर बनने के मिथक पर सीधा प्रहार करती हैं। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और हाँ, ये विश्लेषण किसी को रातों रात अमीर बनाने की कोई जादुई ट्रिक नहीं है। ये बस गणित और माइंडसेट का एक ऐसा नजरिया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सही बात है। और मजे की बात यह है कि जब हम इस स्रोत को गहराई से देखते हैं तो समाज अनजाने में 3 अलग अलग आर्थिक रास्तों पर बंटा नजर आता है। अच्छा, 3 रास्ते? हाँ, पहला रास्ता है साइडवॉक यानी फुटपाथ। ये वो लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक जीते हैं। जो कमाया वो उसी महीने खर्च हो गया। मतलब कोई सेविंग्स नहीं? बिल्कुल नहीं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो या अगली सैलरी आने का इंतजार। इनका जीवन बस एक निरंतर आर्थिक तनाव में बीतता है। ये बस लॉटरी या किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद में रहते हैं। बाप रे। लेकिन असली पेचीदगी तो शायद दूसरे रास्ते पर है ना, जिसे स्लो लेन कहा गया है। हाँ, स्लो लेन। ये समाज का सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे सम्मानित वर्ग है, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। स्लो लेन असल में मध्यम वर्ग का वो जाल है जिसे बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग अपनी इच्छाओं को मारते हैं, कूपन काटते हैं और दशकों तक शेयर बाजार के भरोसे बैठे रहते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि अगर वे आज अपनी खुशियों की बलि देंगे तो भविष्य में उन्हें इसका इनाम मिलेगा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गणित में एक बहुत बड़ी खामी है। स्लो लेन पूरी तरह से उन कारकों पर निर्भर करता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता। जैसे कि डिमार्को से वित्तीय पागलपन की त्रिमूर्ति कहते हैं: शेयर बाजार, नौकरी बाजार और हाउसिंग मार्केट। रुको, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे सफल निवेशकों को देखें, जैसे वॉरेन बफे, तो वे तो हमेशा कंपाउंडिंग और लंबे समय तक निवेश करने की ही बात करते हैं ना? हाँ, वो तो है। तो क्या गणितीय रूप से ये साबित नहीं हो चुका है कि कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ जादू की तरह काम करता है? तो फिर स्रोत इसे एक जाल क्यों कह रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, कंपाउंडिंग गणितीय रूप से काम करती है, लेकिन उसके लिए जिस सबसे अहम चीज की जरूरत होती है वो है समय। मतलब बहुत सारा समय? हाँ, लगभग 40 या 50 साल का समय। वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा 65 साल की उम्र के बाद बनाया है। ओहो। स्लो लेन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये हमारे जीवन के सबसे बेहतरीन ऊर्जावान दशकों की मांग करता है। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि जैसे कोई 50 किलो का बैकपैक पहनकर मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो, जहां रेस पूरी होने की कोई गारंटी ही नहीं है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। क्या कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि अगले 40 सालों तक उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। या बीच में कोई बड़ी बीमारी सारी बचत खत्म नहीं कर देगी? या फिर जब रिटायर होने का वक्त आए तब शेयर बाजार किसी भारी मंदी से ना गुजर रहा हो? हाँ, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए स्लो लेन की सफलता की दर सिर्फ 17% मानी गई है, क्योंकि ये महंगाई और जीवन की अनिश्चितताओं जैसी तोपों के सामने एक बटर नाइफ या साधारण सी ढाल लेकर खड़े होने जैसा है। अब ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे फॉर्मूले पर दांव लगा रहे हैं जहां जीतने के लिए हमें बस ये उम्मीद करनी होगी कि 40 साल तक दुनिया में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता रहे, जो कि असल में असंभव है। सच में ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम है।
और यहीं पर उस पाखंड का पर्दाफाश होता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। कौन सा पाखंड? वही कि जो बेस्ट सेलिंग लेखक लोगों को पाए पाए बचाने की सलाह देते हैं, वे खुद स्लो लेन पर चलकर अमीर नहीं हुए हैं। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसे लाखों लोगों तक पहुंचाया और तेजी से पैसा कमाया। हाँ, उन्होंने दुनिया को स्लो लेन बेचा लेकिन खुद फास्ट लेन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो ये फास्ट लेन है क्या? ये पूरी तरह से समय और पैसे के समीकरण को कैसे बदलता है? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जुड़कर देखें तो स्लो लेन वाले लोग पैसे को लेकर कंजूस होते हैं। वे 100 रुपए बचाने के लिए 2 घंटे लाइन में खड़े हो सकते हैं। हाँ, मैंने बहुत लोगों को ऐसा करते देखा है। लेकिन फास्ट लेन वाले अपने समय को लेकर अत्यधिक कंजूस होते हैं। वे जानते हैं कि समय ही दुनिया की इकलौती ऐसी संपत्ति है जिसे दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। समय बेचना असल में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बेचना है। बिल्कुल। जब हम अपने समय को प्रति घंटे की दर से बेचते हैं, चाहे हमारी सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तो हमारी आय हमेशा सीमित ही रहेगी, क्योंकि एक दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कॉलेज की सॉकर टीम सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ मैच जीतने की उम्मीद कर रही हो। बहुत खूब, सही कहा। महंगाई और सीमित उम्र के सामने छोटी छोटी बचत काम नहीं आती। तो अगर नौकरी या वेतन वाली व्यवस्था में गणित हमारे खिलाफ है, तो फास्टलेन का गणित काम कैसे करता है? देखिए, स्रोतों में यह स्पष्ट कहा गया है कि धन निर्माण कभी भी लीनियर या सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए। इसे एक्सपोनेंशियल या घातीय होना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, मतलब आम भाषा में? इसे समझने के लिए हमें उस तरीके को देखना होगा जिससे मूल्य या वैल्यू का निर्माण होता है। लीनियर आय का मतलब है 1 घंटे काम किया, 1 घंटे के पैसे मिले। ठीक है। अगर 10 गुना पैसे चाहिए तो 10 गुना काम करना होगा, जो इंसानी तौर पर असंभव है। वहीं एक्सपोनेंशियल वृद्धि तब होती है जब हमारी आय हमारे द्वारा लगाए गए समय से पूरी तरह अलग हो जाती है। अच्छा, जैसे कोई सिस्टम बना देना। हाँ, जैसे कोई गायक किसी लाइव कॉन्सर्ट में गाकर पैसे कमा रहा हो, तो जितनी बार गाएगा उतनी पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर उसी गायक ने एक बार एक गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड कर दिया और उसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, तो अब वो सो भी रहा है और दुनिया के किसी कोने में कोई वो गाना सुन रहा है तो उसके खाते में रॉयल्टी आ रही है। क्या बात है। मेहनत एक बार लेकिन मुनाफा अनगिनत बार। बिल्कुल। और इसी एक्सपोनेंशियल मॉडल को किसी भी व्यवसाय में लागू करने के लिए ही डिमार्को ने सेंट्स फ्रेमवर्क यानी CENTS फ्रेमवर्क दिया है। अच्छा, सेंस फ्रेमवर्क। तो ये सिर्फ एक सिद्धांत है या कुछ और? यह एक तरह का लिटमस टेस्ट है, यह जांचने के लिए कि कोई व्यवसाय सच में फास्ट लेन पर है या नहीं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। अगर हम इसके पहले हिस्से यानी C से शुरू करें, जिसका मतलब है कंट्रोल या नियंत्रण, तो ये आज के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। एकदम सही। बिना कंट्रोल के कोई भी व्यवसाय ताश के पत्तों का महल जैसा होता है। कैसे? मान लीजिए किसी ने YouTube या Amazon पे अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर लिया है। एक दिन उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बदलता है या वे अपनी नीतियां बदल देते हैं और रातों रात वो पूरी आय शून्य हो जाती है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। इसे स्रोत में दूसरे के प्लेटफॉर्म पर हिचहाइकिंग करना कहा गया है। फास्टलेन में होने का मतलब है कि ब्रांड सिस्टम, एसेट्स और ग्राहकों के डेटा पर पूरा नियंत्रण हमारा अपना होना चाहिए। मतलब अगर हमारी आय का स्विच किसी और के हाथ में है तो हम मालिक नहीं, बस एक अलग तरह के कर्मचारी हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो उन लोगों के लिए कड़वा सच है जो सोचते हैं कि वे सोशल मीडिया के दम पर एक साम्राज्य बना रहे हैं। चलिए अब फ्रेमवर्क के अगले हिस्से E पर आते हैं, यानी एंट्री या प्रवेश की बाधा। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम शुरू करना बहुत आसान है तो वो असल में एक खराब बिजनेस आइडिया है? काफी हद तक हाँ। अगर किसी काम को शुरू करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरकर ड्रॉपशिपर बन जाना या एक साधारण सा ब्लॉग शुरू कर देना, तो हर कोई वो कर लेगा। बिल्कुल। तो वहां प्रतियोगिता इतनी अधिक होगी कि मुनाफा हमेशा ना के बराबर रहेगा। जिस काम में घुसना जितना मुश्किल होता है, जिसमें जितनी अधिक तकनीकी ज्ञान, पूंजी या जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, वहां भीड़ उतनी ही कम होती है और सफलता के अवसर उतने ही ज्यादा। आसान रास्तों पर तो हमेशा भारी ट्रैफिक मिलता है। एकदम सही कहा आपने। और शायद यही कारण है कि लोग अक्सर सबसे आसान रास्ता चुनते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि बाजार में बहुत मंदी है। हाँ, ये अक्सर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सिद्धांत की, N यानी नीड या जरूरत। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि अपने जुनून का पीछा करो, जो काम पसंद है वो करो,
पैसा झक मारकर पीछे आएगा। ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन स्रोतों में इस विचार को सिरे से खारिज किया गया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाजार बेहद स्वार्थी होता है। बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें गिटार बजाना पसंद है या पेंटिंग करना। तो बाजार को किस चीज से फर्क पड़ता है? बाजार सिर्फ इस बात की परवाह करता है कि क्या उसकी कोई समस्या हल हो रही है, क्या उसका जीवन आसान हो रहा है। नीड का सीधा सा मतलब है कि हमें अपने स्वार्थ और जुनून से बाहर निकलकर दूसरों के दर्द या समस्याओं पर ध्यान देना होगा। जो जितने बड़े दर्द को दूर करेगा वो उतना ही पैसा बनाएगा। बिल्कुल। जो व्यवसाय किसी बड़े दर्द को दूर करता है या लोगों का समय बचाता है, वो कभी भी ग्राहकों के लिए नहीं तरसेगा। धन असल में समाज को दिए गए मूल्य या वैल्यू का एक बाय प्रोडक्ट है। ये नजरिया वाकई में चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। अब अगर हमने एक ऐसा व्यवसाय ढूंढ लिया है जो एक बड़ी समस्या को हल करता है, जिस पर हमारा नियंत्रण है और जिसमें प्रवेश करना मुश्किल है, तो अगला कदम क्या है? यहीं पर एस आता है, यानी स्केल या पैमाना। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर कोई अपने ही मोहल्ले में दुनिया का सबसे बेहतरीन सैंडविच बनाता है, तो भी वो एक सीमा से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि उसके ग्राहकों की संख्या सीमित है ना। हाँ, वो एक दिन में कितने ही सैंडविच बेच लेगा। बिल्कुल। स्केल का मतलब है प्रभाव का दायरा। क्या उस सैंडविच की दुकान को एक ऐसी फ्रेंचाइजी में बदला जा सकता है जो पूरे देश में फैले? अच्छा, या क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जिसे एक साथ लाखों लोग इस्तेमाल कर सकें? एकदम सही। अगर प्रभाव की सीमा कुछ 100 लोगों तक सीमित है, तो वो व्यवसाय स्लो लेन में ही फंसा रहेगा। लाखों लोगों की जिंदगी में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव लाना या कुछ हजार लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाना, यही स्केल का असली नियम है। समझ गए। और अंत में आता है टी, यानी टाइम या समय। मुझे लगता है ये पूरे फ्रेमवर्क की धुरी है। हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा। अपनी आय को अपने समय से अलग करना। अगर एक सर्जन दिन में 10 घंटे ऑपरेशन करके बहुत सारा पैसा कमा रहा है, तो वो कंट्रोल, नीड और एंट्री के नियम तो पार कर लेता है, लेकिन स्केल और टाइम के मामले में वो हार जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन वो छुट्टी लेगा उस दिन उसकी आय शून्य हो जाएगी। ये तो कुएं से रोज पानी निकालने और एक बार मेहनत करके पाइपलाइन बिछाने के बीच का अंतर हो गया। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। और यही अंतर है एक हाई पेइंग जॉब और एक असली फास्ट लेन व्यवसाय के बीच। व्यवसाय को एक ऐसे सिस्टम में ढालना होता है जो अपने आप चल सके, जहां कर्मचारियों, सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन के जरिए काम हो रहा हो और मालिक को वहां हर पल मौजूद रहने की जरूरत ना हो। तो जब हम इस पूरे सेंस फ्रेमवर्क को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि असल में अमीर बनना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ठोस, गणितीय और तार्किक प्रक्रिया का हिस्सा है। 100%। लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। अगर ये गणित इतना ही स्पष्ट है, तो लोग इसे करते क्यों नहीं है? यही तो सबसे बड़ा पेच है। और इसका जवाब शायद हमें डीमार्को की दूसरी किताब अनस्क्रिप्टेड में मिलता है। बात सिर्फ गणित की नहीं है, बात मानसिकता की है। बचपन से जिस स्क्रिप्ट में हमें ढाला गया है, उसे तोड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव जो स्रोतों में सुझाया गया है, वो है एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की मानसिकता से निकलकर प्रोड्यूसर यानी निर्माता की मानसिकता में आना। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हम सड़क पे चल रहे हैं और एक बहुत ही आकर्षक विज्ञापन का होर्डिंग देखते हैं। ठीक है। एक कंज्यूमर उस होर्डिंग को देखकर सोचेगा, वाह, ये कार कितनी शानदार है, काश मैं इसे खरीद पाता। जो कि हम सब अक्सर सोचते हैं। लेकिन एक प्रोड्यूसर उसी होर्डिंग को देखकर सोचेगा, इस होर्डिंग को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, उन्होंने ये जगह कितने में किराए पर ली होगी, इस विज्ञापन का कन्वर्जन रेट क्या होगा, और क्या मैं कोई ऐसी सर्विस शुरू कर सकता हूं जो इस प्रक्रिया को और बेहतर बना सके। ओह वाह, ये तो सच में एक तरह का मैट्रिक्स देखने जैसा है, जहां अचानक से सब कुछ साफ नजर आने लगता है। जब हम दुनिया को एक उपभोक्ता के बजाय एक निर्माता की नजर से देखना शुरू करते हैं, तो हमारे आसपास छिपे हुए अवसर अचानक से दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे प्रॉब्लमोलॉजी कहा गया है। हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कोई दुनिया बदल देने वाला स्टीव जॉब्स जैसा आइडिया चाहिए। हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक है। किताब में जो लेखक की अपनी कहानी है वो कुछ और ही बयां करती है। वो लिमोसीन वाली कहानी। हाँ, वो कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि अवसर अक्सर हमारी रोजमर्रा की झुंझुलाहट में छिपे होते हैं। लेखक को एक बार एक लिमोजीन सेवा बुक करनी थी और उन्हें कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिली जहां सभी कंपनियों की जानकारी एक साथ उपलब्ध हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई नया रॉकेट साइंस नहीं खोजा।
उन्होंने बस उसे एक छोटी सी समस्या को हल करने के लिए एक डायरेक्टरी वेबसाइट बना दी और लगातार उस पर काम करते हुए, उसे बेहतर बनाते हुए, उन्होंने उसी वेबसाइट को लाखों डॉलर में बेचा। क्या बात है! छोटी समस्याओं को सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल करना। सफलता केवल विचारों से नहीं, बल्कि लगातार प्रोसेस और छोटे छोटे सुधारों से मिलती है। एकदम सही। और यहीं पर एक और बात आती है, शॉर्टकट्स से बचना। जिसे नो लिस्ट प्रिंसिपल कहा गया है। हाँ, हम अक्सर इंटरनेट पर सफल होने के 5 आसान तरीके या अमीर बनने के 10 स्टेप्स जैसी चीजें ढूंढते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें बस एक बनी बनाई चेकलिस्ट थमा दे। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता की कोई यूनिवर्सल टेम्पलेट नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। शॉर्टकट ढूंढने की आदत ही प्रगति को रोक देती है। असली फोकस एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ आइडिया पर। स्रोतों के अनुसार फास्टलेन में अगर सभी नियमों का पालन किया जाए तो सफलता की संभावना 7 में से 1 होती है, जो कि उन 3% वाले सेवर्स से कहीं बेहतर है जो जीवन भर बस इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, इसे ही द अनस्क्रिप्टेड 1% कहा गया है। ये वो लोग हैं जो रैट रेस से बाहर निकलकर ऐसे वेंचर्स बनाते हैं जो उन्हें आज़ादी देते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या समाज जानबूझकर उन लोगों को अलग-थलग महसूस कराता है जो इस अनस्क्रिप्टेड रास्ते पर चलते हैं? क्योंकि जो लोग पारंपरिक नियमों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अक्सर पागल या बहुत बड़ा जोखिम लेने वाला करार दे दिया जाता है। यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। समाज उस स्क्रिप्ट का इतना आदी हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जो उस सांचे से बाहर निकलता है, वो उनके लिए खतरे जैसा महसूस होता है। अक्सर मैं चाहता हूं या काश जैसी भाषा में छिपे होते हैं, लेकिन जब कोई वास्तव में उस काश को हकीकत में बदलने निकलता है तो वही लोग उसे डराने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि किसी और की सफलता उनके खुद के स्लो लेन वाले फैसलों पर सवालिया निशान लगा देती है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। इसलिए अनस्क्रिप्टेड जीवन जीने के लिए सिर्फ वित्तीय ज्ञान की नहीं, बल्कि गहरी भावनात्मक मजबूती की भी जरूरत होती है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ पिरोते हैं तो इस पूरी चर्चा का आखिर मतलब क्या निकलता है? फास्टलेन या अनस्क्रिप्टेड जीवन का मतलब सिर्फ अपने बैंक खाते में कई सारे जीरोस जोड़ना या सबसे महंगी गाड़ियां खरीदना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली दौलत हमेशा फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी में होती है। पारिवारिक रिश्तों में, फिटनेस में, स्वास्थ्य में। हाँ, ये इस बारे में है कि क्या हम सोमवार की सुबह बिना किसी अलार्म के उठ सकते हैं। जब हम समय के असली मूल्य को समझ लेते हैं तो हम उसे चंद पैसों के लिए किसी और के सपने पूरे करने में बेचना बंद कर देते हैं। ये चर्चा इस बात को पूरी तरह साबित करती है कि आंख बंद करके पारंपरिक धीरे धीरे अमीर बनो वाली सोच का पालन करना असल में हमारे जीवन के सबसे कीमती संसाधन यानी समय की एक बहुत बड़ी बर्बादी है। इसमें कोई शक नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। अंत में सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद हर किसी को आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उन लोगों की पारंपरिक सलाह मानते रहे जो खुद एक बहुत ही साधारण और बंधनों वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या हम कभी एक असाधारण जीवन की उम्मीद कर सकते हैं? ये एक बहुत ही दमदार सवाल है। क्या समय आ गया है कि हम उस स्क्रिप्ट को ही जला दें जो हमें बिना मांगे सौंपी गई है और खुद अपनी कहानी लिखें? मुझे लगता है वक्त आ गया है। इन विचारों पर जरूर गौर कीजिएगा।